चलो शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री का मे भी लास्ट क्लास होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन अभी और हम लोग करेंगे। अगर हो जाता है तो अभी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है, टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स wrote their own memories there were। पहला है बाबर एंड हुमायूं, दूसरा है हुमायूं एंड जहांगीर, तीसरा है बाबर एंड जहांगीर और चौथा है जहांगीर एंड शाहजहां। मतलब कि दो ऐसे कौन मुगल एम्पायर थे जिन्होंने अपनी मेमोरी या अपनी जीवनी जो है खुद लिखा है। बफर हो रहा है क्या कि चलो ठीक है, शो हो रहा है ना। ओके, तो पहला कल ही मैंने बताया था, अलग अलग जो मुगल डायनेस्टी के जो राजा थे वो अलग अलग जो है उनका जीवनी या उनकी जो आत्मकथा है वो उन्होंने लिखा था। तो आत्मकथा या जो उनके जो मेमोरीज है वो दो लोगों ने लिखा है, एक तो बाबर और जहांगीर ने। ठीक है, हुमायूं ने लिखा है हुमायूं नामा, लेकिन हुमायूं ने उसे नहीं लिखा है, उसकी जो एक सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा है। तो ए इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर है इसका सी, बाबर ने लिखा, बाबरनामा, और जहांगीर ने लिखा जो जहांगीरनामा है वो। ठीक है, या तुजुके जहांगीरी करके उसको बोला जाता था, या बाबरनामा को तुजुके बाबरी करके भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन बाबरनामा जहांगीरनामा करके याद रखो, दोनों ने जो है अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। हुमायूं की जो आत्मकथा है उसकी बहन ने लिखी है, ठीक है, और शाहजहां की आत्मकथा अहमद खान ने लिखी है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड तुर्काने चहलगामी। तो ये जो तुर्काने चहलगामी है इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो ये तुर्काने चहलगामी है, ये 40 अलग अलग जो उसके वो थे, 40 लोगों का एक गिरोह था, समूह, या 40 लोगों का समूह है जो सपोर्ट करते थे इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश की जो फैमिली है उसके मेंबर्स को जो है सपोर्ट करते थे। तो एक पर्सनल स्लेव्स थे इसके, मतलब कि इसके खुद के जो है गुलामों का एक समूह था तुर्काने चहलगामी। तो इस तुर्काने चहलगामी को इल्तुतमिश के टाइम में शुरू किया गया। इल्तुतमिश के 40 लोगों का पर्सनल स्लेव्स का जो है ग्रुप होता था, जो उस टाइम में जो है सपोर्ट करता था। ठीक है, और बाद में जो है इसको जब बलबन करके ये जो राजा आया इसके बाद में, इल्तुतमिश के बाद में, तो इसने इसको एबोलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया, तुर्काने चहलगामी को इसको खत्म कर दिया। तो याद रखना है, 40 लोगों का पर्सनल स्लेव का समूह है जो इल्तुतमिश को और उसके परिवार को सपोर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which of the following was the author of पदशाहनामा। ऑप्शन दिया है यहाँ पे जहांगीर, इनायत खां, मिर्जा मोहम्मद काजिम और अब्दुल हमीद लोहारी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लोहारी। अब इसको देखो, मैंने जो बुक लिस्ट दिया था या ऑथर और बुक्स का जो कल मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया था उसमें ये नहीं था, तो इसलिए इसको इसमें क्वेश्चन में इसमें शामिल किया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली ये जो अब्दुल, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये जो अब्दुल हमीद लोहारी था, ये शाहजहां के टाइम में जो है ये एक पोएट था, एक ऑथर था, समझो। ठीक है, शाहजहां के रेन में जो है ये एक ऑथर था, और इसने बहुत सारे जो है बोला जाता है कि अब्दुल हमीद लोहारी जो है एक ग्रेटेस्ट उस टाइम का हिस्टोरियन में माना जाता था, मतलब सबसे बड़ा जो है इतिहासकार माना जाता था अब्दुल हमीद लोहारी को। किसके टाइम का सबसे बड़ा इतिहासकार? शाहजहां के टाइम पे।
और इसमें जो है उस टाइम के शाहजहां के टाइम के बहुत सारे जो है हिस्टोरिक टेक्स्ट यहाँ पे मिलता है और हिस्टोरिक एविडेंसेस यहाँ से मिलता है इस बुक से, पदशाहनामा से। तो शाहजहां के टाइम में था अब्दुल हमीद लोहारी जिसने पदशाहनामा लिखा। इस टाइम का ये सबसे बड़ा हिस्टोरियन, बड़ा इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा एंड इनाम अंडर दिल्ली सुल्तान्स वेयर कैटेगराइज ऑफ। खालसा और इनाम नाम का कोई एक टर्मिनोलॉजी है समझो, जिसको किस लिए यूज किया जाता था, किस कैटेगरी में इसको रखा गया है वो है। तो पहला है इसमें मिलिट्री रैंक्स के लिए इसको यूज किया जाता था, मार्केट्स के लिए या बाजार के लिए इसको यूज किया जाता था, भूमि के लिए, लैंड के लिए यूज किया जाता था, या अदालतों के लिए या कोर्ट के लिए जो है इसको यूज किया जाता था। ये चीज बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो खालसा और इनाम ये दो चीजें जो है उस टाइम में देखो अलग अलग जो है तीन टाइप के कैटेगरी में बांटा गया था लैंड सिस्टम को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में या दिल्ली के सुल्तानों ने लैंड सिस्टम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से एक कैटेगरी को कहा जाता था इक्ता, इक्ता नाम दिया गया था। दूसरे कैटेगरी को खालसा और तीसरे कैटेगरी में रखा गया था इनाम। अब ये अलग अलग भूमियों के टाइप होते थे और हर भूमि का अलग अलग उसकी खासियत होती थी। तो इसमें याद रखना है आपको, ये लैंड जो सिस्टम है उसमें कैटेगराइज किया गया है खालसा और इनाम को, जिसमें एक ये भी है इक्ता भी है। तो इसको भी याद रखना, मैं भी यहां से भी क्वेश्चन आ जाए। खालसा, इक्ता, खालसा और इनाम नाम के तीन कैटेगरी होते थे लैंड का दिल्ली सल्तनत के टाइम में। देखो यार, मैं कल के ही क्लास में बता चुका हूं कि पहले इंडिया के जितने एमसीक्यूज हैं वो मैं करा दूंगा, देन उसके बाद में सीजी और एमपी का भी कराऊंगा, करंट अफेयर्स का भी कराऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखो, और अगर आपको डायरेक्ट बोलोगे कि करंट अफेयर्स का भी कराओ, सीजी का भी कराओ, तो ये तो मुश्किल है ना, एक क्लास में तो सब कुछ नहीं करा सकते। तो थोड़ा सा धीरज रखो, ये होगा, ये हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। अब बेसिकली जो कर्नाटक संगीत है वो भारत के क्लासिकल म्यूजिक में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसमें जो इसके फादर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो पहला है इसमें राजनाथ डिंडिमा, सेकंड विठल नाथ, पुरंदर दास, और नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कर्नाटका म्यूजिक के बारे में साउथ में बहुत फेमस है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटका म्यूजिक, ये दो म्यूजिक भारत में चलता है। तो कर्नाटका म्यूजिक के जो फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है उनका नाम है पुरंदर दास। ठीक है, इनको कंपोजर माना जाता है, पुरंदर दास को कंपोजर माना जाता है कर्नाटका म्यूजिक के। ठीक है, और ये आप मान के चलो कि ये किस टाइम की बात है, जब मैंने कल बता रहा था कौन सा, विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो ये उसी को बिलोंग करते हैं, उसी एम्पायर में ये रहते थे समझो, और बेसिकली उसी टाइम की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम खान वॉज द रियल नेम ऑफ विच लोधी सुल्तान। लोधी डायनेस्टी था जिसमें से एक राजा का नाम था बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी। तो इसमें से किस लोधी को जो है निजाम खान के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को क्या बोला जाता था? निजाम खान। मतलब एक्चुअल में उसका नाम जो है निजाम खान था, रियल नेम उसका क्या था? निजाम खान था, बाद में उसका नाम सिकंदर लोधी पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये माना जाता है कि जो सिकंदर लोधी था उसकी जो माँ थी वो हिंदू थी, उसके बावजूद जो है वो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करता था। इवन अलग अलग जो दलित दबे कुचले लोग होते थे उनको जो है ये बहुत टॉर्चर करता था सिकंदर लोधी। लेकिन सिकंदर लोधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसको उसने जो है आगरा का जो निर्माण करवाया था, आगरा का फाउंडेशन इसी ने रखा था। ठीक है, आगरा को बनवाया था इसने 1504 में।
और बाद में जो है आगरा को इसने, मतलब बाकी जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा थे, एम्पायर थे, एम्परर थे, वो सब को सब क्या थे, दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाए थे। सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान बना, पहला सुल्तान बना जिसने दिल्ली से आगरा ट्रांसफर किया अपने कैपिटल को। तो ये चीज भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन भी, कि किसने दिल्ली से आगरा सुल्तान, किस सुल्तान ने जो है दिल्ली से आगरा अपना कैपिटल ट्रांसफर किया, तो वो सिकंदर लोदी था। आगरा का निर्माण किसने करवाया, तो ये क्रेडिट भी सिकंदर लोदी को ही जाता है। ये मुस्लिम शासक था जिसने, सिकंदर लोदी ने 1504 में जो है इसका निर्माण करवाया। अच्छा कि देखो ये एक चीज ये भी बोला जाता है कि आगरा जो है महाभारत काल से चला आ रहा है, मतलब आगरा का जो अस्तित्व है वो महाभारत में भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं, या कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये आगरा जो है ये महाभारत के समय में ही बसा बसाया शहर था। तो कई लोग इस चीज को खारिज भी करते हैं कि सिकंदर लोदी कैसे बनवाएगा, ठीक है उसका जीर्णोद्धार करवाया होगा, लेकिन बात यह है कि महाभारत को कई हिस्टोरियंस जो है वैसे भी हिस्ट्री का हिस्सा ही मानने से इनकार कर देते हैं। तो उस केस में जो है ज्यादातर हिस्टोरियंस या मध्य काल के जो हिस्टोरियंस हैं वो सब आगरा का निर्माण का क्रेडिट सिकंदर लोदी को ही देते हैं। और एग्जाम में भी जब भी पूछता है यूपीएससी वगैरह में, तो आंसर सिकंदर लोदी को ही लिया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब, तो हुमायूं के टुम को जो है बनवाया था हाजी बेगम नाम की उनकी जो विधवा थी, विडो थी, उन्होंने बनवाया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, हाजी बेगम, इसने हुमायूं की मकबरा जो है इसी ने बनवाया था। अब इसको जो है कई लोग जो है हुमायूं के टुम को बोला जाता है प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि ताजमहल से पहले का जो उसका प्रोटोटाइप है या उसका नमूना है वो हुमायूं के मकबरा को माना जाता है। तो बेसिकली जो हुमायूं का मकबरा है वो बहुत साल पहले बन चुका था, और उसको बनवाया था हाजी बेगम जो हुमायूं की विधवा थी। ठीक है, कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक, अच्छा एक चीज और इसमें याद रखना, इसको बनवाने वाली तो हाजी बेगम थी, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट थे, उस आर्किटेक्ट का नाम था मिराक मिर्जा जियात। ठीक है, मिराक मिर्जा जियात या गियात भी लिखा रहता है कई जगह, तो मिराक मिर्जा गियात जो है इसके आर्किटेक्ट थे। इसका आर्किटेक्चर जो है इनके द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन बनवाने का क्रेडिट जाता है हाजी बेगम को। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज, ये तो कई बार जो है आपके विवाद का भी वो रहता है, और न्यूज वगैरह में ना बार बार इस चीज को बताया भी जाता है कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है बर्बाद किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन बख्तियार। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन बख्तियार जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसने माना जाता है लगभग 1193 के आसपास में जब इसने अटैक किया था, तो उस टाइम में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को इसने खत्म किया था। तो ये तुर्की था, तुर्क से आया हुआ था, और इसने जो है अटैक करने के बाद में जो है, अब नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में स्कॉलर्स के लिए माना जाता है, बुद्धिज्म के लिए माना जाता है, और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए जाना जाता था। ठीक है, बहुत सारे एशियन जो बाहरी देश के लोग थे, या हमारे देश से बाहर के जो विदेशों के जो लोग थे, वो भी यहाँ पे आके स्टडी करते थे। तो मोहम्मद बिन बख्तियार, हाँ खिलजी भी, इसका सरनेम में खिलजी भी आता है यार, वो चीज भी याद रखना, खिलजी। लेकिन ये वो खिलजी नहीं है ना, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो वो खुलजी डायनेस्टी से उस टाइम में उनका एम्पायर था भारत में, इसलिए कई बार खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय किया ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन याद रखना है कि ये जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु एमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राइड टू पुरोहित प्रोहिबिट सती, प्रोहिबिटेड किया गया सती को, सती प्रथा को खत्म किया गया। तो खत्म करने की कोशिश थी, एक्चुअल में खत्म तो हुआ नहीं था उस टाइम में भी। और एक ऐसा मुस्लिम सुल्तान था जिसने सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी। चलो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। चलो बताओ इसका आंसर। मैंने शायद जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उस टाइम ये चीज मैंने बताया था। सर नालंदा कब बना? नालंदा यार फिफ्थ एडी के आसपास बना था, क्योंकि उस टाइम में कुमार गुप्त नाम के जो राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था। तो अगर इसको आपको याद रखना है तो कुमार गुप्त, इनके द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, ठीक है। और इनका टाइम था 5th सेंचुरी। चलो तो उस टाइम में जो है पहली बार, जब मेडिएवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो पहली बार किसी राजा ने जो है उसको खत्म करने की कोशिश किया, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसको एबोलिश करने का, प्रोहिबिटेड करने का जो है काम शुरू किया था, या एक तरह से कोशिश की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। इसके बारे में जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी बात करना है, सती प्रथा को जब एबोलिश किया गया, एक्चुअल में जब हुआ, रियल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ब्लैंक है, वेयर द सक्सेसर ऑफ तैमूर द रूलर ऑफ ईरान इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। तो जाहिर सी बात है, कौन सक्सेसर बने तैमूर के, और जो रूलर थे ईरान इराक और जो आज का टर्की है वहां के, वो कौन सा डायनेस्टी है? तो पहला ऑप्शन है मुगल्स, दूसरा है तुगलक्स, खिलजीस और राजपूत्स। इसका आंसर तो सबको पता होगा, ये भी न्यूज में बार बार चलता है। और जब से करीना और सैफ अली खान का बेटा का नाम तैमूर रखा गया, तब तो बार बार न्यूज में आता था ये। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कौन सा डायनेस्टी है, वो कौन सा जो भारत में राज करने वाले एम्पेरर्स हैं, जो सक्सेसर थे, मतलब कि वंशज थे किसके? तैमूर के। और इसके अलावा द रूलर ऑफ ईरान इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। तो तैमूर कहाँ का वो था उस टाइम में? रूलर था ईरान इराक और टर्की एरिया का, वो जो है वो रूलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कैसे कर रहे हो यार? मुगल क्या थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके फादर जो है, फादर साइड से और मदर साइड से दो अलग अलग इनके जो है बोलना चाहिए इंसेस्टर हुए थे। जैसे कि ये चंगेज खान के, अगर अगर हम बात करें तो चंगेज खान, तैमूर के वंशज से फादर साइड से, और मदर के वंशज से चंगेज खान के साइड से। ठीक है, तो ये चंगेज खान मंगोल ट्राइब को बिलोंग करता था, मंगोल ट्राइब को। ये मंगोल ट्राइब किस एरिया में थे? सेंट्रल एशिया, मतलब कि चाइना और सेंट्रल एशिया, इस टाइम में इस एरिया से। और ये जो तैमूर था, ये था ईरान इराक का जो राजा था समझो, ठीक है, या उसका रूलर था।
इन दोनों का जो है वंशज कौन थे? मुगल, और स्पेशली बाबर जब यहाँ आया था तो तैमूर के वंशज क्यों कहा जाता है मुगल्स लोग को? क्योंकि फादर साइड से वो तैमूर के ही वंशज थे। तैमूर के बाद के जो उसके बेटे उसके बाद में जो है बाबर पैदा हुआ था। और बाबर को जो है बेसिकली जो है उसके मदर साइड की बात करें तो उसकी जो रानी थी वो चंगेज खान के वंशज थी। तो इसलिए दोनों का जो है इनको वंशज कहा जाता है मुगल को। मंगोल डायनेस्टी के चंगेज खान और इधर तैमूर। What was the immediate aim to Treaty of Purandar in 1665? 1665 में बेसिकली एक ट्रेडी साइन किया गया था, एक संधि हुआ था। और उस संधि में बेसिकली कुछ चीज को टारगेट किया गया था। उस संधि को बोला जाता है पुरंदर की संधि। तो ये पुरंदर की संधि जो है बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसको पहले हम ध्यान दें। ट्रेटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ था, किसके किसके बीच में? छत्रपति शिवाजी महाराज प्लस राजा जय सिंह। तो ये राजा जय सिंह बेसिकली जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव था किसका? औरंगजेब का। तो इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी, और संधि का मेन मकसद क्या था वो चीज पूछ रहा है आपसे। तो पहला है टू गेन गुडविल ऑफ शिवाजी। शिवाजी से जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि उसके बीच में जो है उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए, या अच्छा अच्छा समर्थन प्राप्त करने के लिए। दूसरा, टू शो सीट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। देखो बीजापुर के सुल्तान और छत्रपति शिवाजी के बीच में जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे रिश्ते थे, ठीक है। और इसलिए वो जो है खतरा था औरंगजेब के लिए, तो वो चाहते थे कि दोनों के बीच में जो है फूट डाला जाए। तो ये उसका दूसरा रीजन है, बीज बोने के लिए, उनके बीच में विवाद का बीज बोने के लिए। और तीसरा है टू डिसीव शिवाजी, शिवाजी को खत्म करने के लिए या उनको गिराने के लिए बोल सकते हो। टू मेक शिवाजी अ पपेट ऑफ मुगल्स, उनका जो है पपेट बनाने के लिए इस पुरंदर के संधि को किया गया था। तो हालांकि देखो छोटे छोटे तो बहुत सारे इसके वो थे, सीक्रेट अलग अलग क्लॉजेस इसमें लिखवाए गए थे, जिसके बारे में बाद में शिवाजी को पता चला, महाराज को। तो उसके पहले जो है मेन जो इसका मकसद था वो था टू सॉ सीट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो ये इसका आंसर लिया जाता है, और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which amongst the following sultans of Delhi established several cities in North India? कौन सा वो सुल्तान है दिल्ली का जिसने नॉर्थ इंडिया में बेसिकली अलग अलग कई जो है शहरों का निर्माण करवाया या शहरों की स्थापना करवाई? पहला ऑप्शन है यहाँ पे बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इब्राहिम लोदी। आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत सारे जो है शहरों का निर्माण करवाया था नॉर्थ इंडिया में। जस्ट सेकेंड यार, थोड़ा सा चार्जर लगाने दो मेरे को। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका आंसर है, जिसने दिल्ली के आसपास में और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे सिटीज का निर्माण करवाया था।
ठीक है। एक तो इसने बनाया था फिरोजाबाद, इसके अलावा इसने बनाया था फतेहाबाद, अच्छा फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, और और क्या है, हिसार को भी इसी ने बनवाया है। जो हरियाणा में हिसार है ना, उसको पहले हिसार फिरोजा कहा जाता था इसको। इसके अलावा जौनपुर, जो उत्तर प्रदेश में जौनपुर है, इसको भी इसी ने बनवाया था। तो फिरोजाबाद का निर्माण करवाया, फिरोजपुर, अब फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है, फिरोजाबाद तो आई थिंक दिल्ली में ही है, और इसके अलावा ये जो है यूपी में है, फतेहाबाद हरियाणा में है, और ये भी हरियाणा में ही है, हिसार। तो ये सब सिटीज जो है इसने बनवाए थे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम वाइज, कई बार ये चीजें पूछा जाता है, कौन सा शहर का निर्माण किसने करवाया। Which of the following sultans of Sultanate of Delhi transferred his capital from Delhi to Agra? अभी मैंने बताया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया, आगरा शहर का निर्माण करवाया, और आगरा से जो है दिल्ली से आगरा उसने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को। तो कौन सा सल्तनत काल का दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपना राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया? तो आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर लोदी, जिसने आगरा का निर्माण करवाया था। Who among the following was killed by Chhatrapati Shivaji in the Battle of Pratapgarh? आंसर है इसका अफजल खान। अफजल खान का जो है मतलब कि अफजल खान का कत्ल किया था किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जब लड़ाई चल रहा था, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 के आसपास में ये हुआ था। किसके किसके बीच में? छत्रपति शिवाजी और बेसिकली अफजल खान जो है क्या था, सेनापति था किसका? औरंगजेब का। उस टाइम में जो है वो जो है एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव था किसका? औरंगजेब का। तो इन दोनों के बीच में जब ये लड़ाई लड़ी गई तो उस टाइम में जो है अफजल खान को जो है उसने कत्ल किया था। तो इसके पीछे एक कहानी भी है, मतलब कि कत्ल करने का, तो खैर उस पर अभी हम लोग बात नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907? अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय और रास बिहारी घोष। तो उस टाइम में जो है रास बिहारी घोष जो है, जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके जो है प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें दो गुटों में कांग्रेस का डिवीजन हो गया था, मतलब कि दो गुटों में बट गए थे, नरम दल गरम दल जिसे हम कहते हैं। तो ये कब हुआ था? 1907 में सूरत के अधिवेशन में। सूरत सात रास न आई, ऐसा करके भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछता है सूरत का अधिवेशन कब हुआ, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1907 में हुआ था, तो सात का मतलब है यहाँ पे 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो रास बिहारी घोष। अच्छा, एक चीज याद रखना है, रास बिहारी बोस भी थे एक नेता, जो कि सुभाष चंद्र बोस के उसके साथ में थे। तो यहाँ पे याद रखना है, रास बिहारी बोस कभी कई बार ऑप्शन में अवेलेबल होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये रास बिहारी घोष है, ना कि बोस। तो रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। और रास नाई का मतलब यह है कि इसी में जो है दोनों के बीच में फूट पड़ा था, दो गुटों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो सूरत सात रास नाई।
The Battle of Plassey was fought Sirajuddaulah and British East India Company on. कब हुआ ये लड़ाई, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो इसमें याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 1757 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके किसके बीच में हुआ था, ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच में ये हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कई बार एग्जाम में पूछा है, किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये हुगली नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी। हुगली नदी का मतलब कलकत्ता और जो साउथ का मुर्शिदाबाद एरिया है उस क्षेत्र के आसपास में, मतलब कि ये बंगाल की कहानी है ना, सब चीज जो है। बंगाल उस टाइम में मेन सेंटर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी था तब। हाँ करेक्ट, बंगाल ही जो है इसका मतलब वही है, वेस्ट बंगाल आप बोल सकते हो। कुछ मैंने यहाँ पे बैटल्स को लिस्ट आउट कर दिया है ताकि आपको आसान हो, कुछ चीजें जिसके इंपॉर्टेंस है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। ये सब एडी की बात है ना। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। उसके बाद में सेकेंड युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, जस्ट उसके अगले साल, लेकिन उसमें मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है। तो जयचंद की कहानी इसमें बड़ा फेमस है उस टाइम में। तो एक चीज ये है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और लोदी डायनेस्टी को खत्म करके मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था 1526 में, पानीपत का पहला लड़ाई। सेकेंड लड़ाई जो हुआ था, बैटल हुआ था पानीपत का, वो 1556 में, जब अकबर जो है उस टाइम में, हुमायूं को मृत्यु हो गई थी और 12 साल का था जब अकबर जो है उस टाइम में, तब जो है ये हुआ था। हालांकि अकबर को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, लेकिन अकबर उस टाइम में राजा बन गया था। तो उस टाइम में जिसके अगेंस्ट ये लड़ाई हुआ वो हेमू विक्रमादित्य के अगेंस्ट में हुआ, जो कि हिंदू राजा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, क्योंकि पानीपत को एक साथ मैंने लिस्ट आउट किया है, तो ये तीनों लड़ाई को एक साथ। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था भारत पे उस टाइम में, और स्पेशली महाराष्ट्र के एरिया में, जब मराठा रूलर उस टाइम में थे, तो मराठों के ऊपर आक्रमण किया था 1761 में। बैटल ऑफ चौसा, ये हुमायूं के टाइम के, हालांकि 3-4 मतलब कि सीरियली लड़ाई हुआ था, लेकिन उसमें से 2 लड़ाई का याद रखना है। बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ, और उसके जस्ट अगले साल बैटल ऑफ कन्नौज कहा जाता है। इसके कई बार इसका नाम बैटल ऑफ बिलग्राम कहा जाता है इसको। तो ये दोनों लड़ाई जो है 2 लोगों के बीच में हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो शेर शाह सूरी ने दोनों लड़ाई में जो है मुगल एम्पायर जो हुमायूं था उसको हरा दिया था, और हुमायूं को फाइनली वहां से भागना पड़ा था। ठीक है। तो ये 2 लड़ाई था, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। तीसरा है बैटल ऑफ तालीकोट, जिसके बारे में हम लोगों ने आई थिंक कल के क्लास में ही बात किया था, जो विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये बैटल ऑफ तालीकोट है, 1565 में लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध बहुत फेमस है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। तो राजा मान सिंह जो कि रिप्रेजेंटेटिव था या सेनापति था किसका, अकबर का, और जो जिसके अगेंस्ट में ये लड़ाई हुआ वो थे महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में। ठीक है। तो महाराणा प्रताप के टाइम में जो है ये लड़ाई लड़ा, और महाराणा प्रताप हार गए थे। अब देखो इसमें भी कई अलग अलग तरह के थ्योरी दिया जाता था कि महाराणा प्रताप जीतने वाले थे, जीते थे, और हिस्टोरियंस ने ये हिस्ट्री चेंज किया है, ऐसा करके बहुत सारी चीजें होती हैं। बहरहाल एग्जाम वाइज आपको देखना है तो सिंपल सी बात है कि राजा मान सिंह जो कि अकबर के तरफ से लड़ रहा था, उसने हराया था महाराणा प्रताप को। बैटल ऑफ सामूगढ़, औरंगजेब ने अटैक किया था अपने भाई दारा सिको के ऊपर राज सत्ता पाने के लिए, तो ये 1655 का है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रख दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लासी के युद्ध, जो अभी हम लोगों ने बात किया, 1757 में ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को जो है हराया था। किसके हेल्प से, मीर जाफर के हेल्प से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है किसके हेल्प से, तो मीर जाफर ने, जो उसका नवाब था उस टाइम में, एक तरह से बोलना चाहिए नवाब का वो था, क्या बोलना चाहिए यार, उसका मुंशी था समझो, ऐसा कुछ है। तो मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था सिराजुद्दौला का बेसिकली।
ये जो प्लासी का युद्ध है इसको माना जाता है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। प्लासी के युद्ध अगर वो नहीं जीते होते, क्योंकि लगातार प्लासी, वांडीवास और बक्सर, ये तीन लड़ाई ऐसी थी जिसने मजबूत किया था पूरे ब्रिटिशर्स को और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया, वांडीवास में उन्होंने फ्रेंच को यहाँ से हटा दिया। हालांकि इंग्लैंड में भी लड़ाई चल रहा था फ्रेंच के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स का। इस बीच में 3 कर्नाटक वॉर भी हुए थे फ्रेंच के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें से एक युद्ध लड़ा गया था कर्नाटका के बीच में ही, बैटल ऑफ वांडीवास कहा जाता है 1760 में। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया 1764 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हराया था। ये इसी लड़ाई का पार्ट है समझो, ये प्लासी और बक्सर, जिसमें जो है इस बार मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, और शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल एम्पेरर थे उस टाइम में, इन तीनों ने जो है मिल के लड़ा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स ने इन तीनों के जो कंबाइंड फोर्स था उसको हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मायो। भारत में किसको ब्रिटिश इंडिया में जो है वायसराय बनाया गया पहली बार? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है, बोलना चाहिए कि उस टाइम में पहले ऐसे वो बने, वायसराय बने जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जो है वायसराय नियुक्त हुए। तो इसके पहले जो है गवर्नर जनरल चलता था। तो अब जो है ब्रिटिश इंडिया में जो है लॉर्ड कैनिंग को जो है पहले वायसराय बनाया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी मैं बता दूं यार, इसको मैंने हालांकि हिस्ट्री वाले क्लास में आई थिंक क्लियरली समझाया था मैं, कि ये जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग, इन दोनों में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है और इसीलिए यहां से क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसको बोला जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि लॉर्ड कैनिंग जो है ये क्या था, फर्स्ट वायसराय था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट वायसराय था ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था ये, और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। इस चीज को समझने की कोशिश करना, कहने का मतलब है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जब बना था गवर्नर जनरल भारत का, तो उस टाइम में ये ईस्ट इंडिया कंपनी चलता था। उस टाइम में ब्रिटिश क्राउन नहीं आया था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक कंपनी था जिसको ब्रिटिशर्स का जो पार्लियामेंट है उसका सपोर्ट था कि वो इंडिया में आकर के अपना वो चला सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन बाद में वो अपने पावर अपने हाथ में ले लिया और इंडिया को जो है गुलाम कर लिया। ठीक है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश क्राउन ने, और ब्रिटिश क्राउन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। तो जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा था तब तक तो ये गवर्नर जनरल वाला सिस्टम चलता था। और जब ये ब्रिटिश क्राउन में शुरू हुआ, और ये ब्रिटिश क्राउन कब शुरू हुआ, बेसिकली 1857 का जो क्रांति हुआ उसके बाद में, तो इसको 1857-58 के बाद से शुरू किया गया, और ये टिल 1857 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था पावर। तो जब ये ब्रिटिश क्राउन आया तब वायसराय रखा गया गवर्नर जनरल के स्थान पे। तो पहला जो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में था वो विलियम बेंटिक था। ये बंगाल का भी इसके पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे इंडिया में हाथ नहीं था या इंडिया में पावर नहीं था, तो बंगाल में ही वो लोग
पावर उनके हाथ में था। तो उस टाइम में बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और अब जब पूरे इंडिया में इनका कंट्रोल हो गया तो इसी विलियम बेंटिक जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आया इंडिया, तब जो है लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम में 1857 के टाइम में, वही क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कम वायसराय, या कई बार सिंपली वायसराय भी कह दिया जाता है। तो इसलिए पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो नाम है, दोनों के अलग अलग पोस्ट थे, बस नाम को चेंज करने की वजह से इनका जो है क्रेडिट अलग अलग हो जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। The सती प्रथा was abolished under the governor generalship। तो कौन गवर्नर जनरलशिप था जिसके अंडर में जो है सती प्रथा खत्म हुआ? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मैटकाफ और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सिंपल सी बात यह है कि जो विलियम बेंटिक है उसको क्रेडिट दिया जाता है किसके लिए, सती प्रथा को एक तरह से बोलना चाहिए क्रिमिनल ऑफेंस मानने के लिए जो एक्ट बनाया गया या रूल बनाया गया उसके तहत। ठीक है, तो ये 1829 की बात है। जब राजा राम मोहन राय ने जो है उस टाइम में सती प्रथा के अगेंस्ट एक पूरा जागरूकता अभियान चलाया था, और उनको क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में। लेकिन इसको किसके गवर्नर जनरलशिप में जो है इसको इनेक्ट किया गया, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरलशिप में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे लिख लेना, along with राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। पहली बार कंप्लीट जनगणना कब किया गया या रेगुलर जनगणना कब किया गया, ये क्वेश्चन है। पहला है 1881, 73, 91 और 85। तो 1881 में जो है पहली बार जो है सेंसस को रेगुलर किया गया, हर 10 साल के अंतराल में किए जाने के लिए। इसके पहले भी जो है सेंसस या जनगणना हुआ था, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है टुकड़ों में हुआ था, कंप्लीट रूप से जो है सेंसस नहीं हुआ था इसके पहले। तो 1881 में जो है जनगणना किया गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है कि इस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके गवर्नर जनरलशिप के टाइम में जो है पहली बार एक तरह से रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ या कंप्लीट सेंसस स्टार्ट हुआ। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था वो 1881 से 1884 एडी के बीच में था। इसी बीच में जो है 1881 में पहली बार इंडिया में एक कंप्लीट जो है सेंसस किया गया। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसको। जो आज के डेट में हम पंचायती राज वगैरह व्यवस्था देखते हैं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुआ था। हालांकि उस टाइम में कोई वो नहीं था, इसका खास तौर पे इसका कोई
एक प्रशासनिक तौर पे कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन इसने ट्राई किया था, शुरुआत किया था स्थानीय स्वशासन को इनेक्ट करने का। ठीक है, क्या बोल रहे हो यार सर, 80 लिख दिए ऊपर में। 80 तो नहीं यार, 80 कहाँ लिखा हूं मैंने। 1881 में जो है सेंसस हुआ। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से शुरू हुआ है। ठीक है, 80 लिखने का मतलब वही है कि ये 1880 में ये गवर्नर जनरल बना भारत का, और कब तक रहा, 1884 तक। और इसी बीच में 1881 में इसने कंप्लीट सेंसस या रेगुलर सेंसस करवाना स्टार्ट किया, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द एक्ट। कौन से एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डिवीजन ऑफ इंडिया एक्ट, पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। चलो यार, इसको तो कई लोग ने सुना होगा। किस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था, वो कौन सा एक्ट था। अब इस तरह के ऑप्शन में देखोगे तो सिंपल दिख रहा है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है इसका आंसर। चलो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के थ्रू जो है इंडिया और भारत को जो है, सॉरी, भारत और पाकिस्तान को बंटवारा किया गया था, अ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि ये वही टाइम था जिस टाइम में भारत स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद में जो है ये डिवीजन हुआ था। तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम का कोई एक्ट नहीं था, डिवीजन ऑफ इंडिया नाम का कोई एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जरूर था, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत नहीं, बल्कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर में जो है इसको डिवाइड किया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ओके, कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो कौन सा कमीशन बनाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऑप्शन है आपके पास, हंटर कमीशन, बटलर कमीशन, सटलर कमीशन और कैंपबेल कमीशन। तो कौन सा कमीशन है जिसके थ्रू जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है इन्वेस्टिगेट किया गया था। चलो, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, ये सब भी न्यूज में बार बार आते रहता है ना, अलग अलग मुद्दों पे इस पे बहस भी किया जाता है इन सब चीजों के बारे में, तो ये चीजें आप लोगों ने अगर कहीं सुनी होगी तो। चलो, विश्वजीत ने आंसर दिया, और कोई। चलो, इसका करेक्ट आंसर है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन जाना जाता है किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब देखो, ये कमीशन अपने आप में विवाद में रहा, और जितने भी इंडियन लीडर्स थे उन्होंने इसका जो है अवहेलना, मतलब वो किया, आलोचना किया, क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इसने जो कमीशन ने इसका जो टेस्टिमनी इसने सबमिट किया था, उसने पूरी तरह से बोलना चाहिए नकार दिया था पूरे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितने लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, बोला जाता है कि 1,500 और 2,000 के आसपास लोगों की हत्या हुई थी उस टाइम में, लेकिन उन्होंने अपने रिपोर्ट में 300 के आसपास की बोला, और उसमें भी गलती अपने ऑफिसर्स का नहीं माना, बल्कि जो रिबेलियंस थे उनका गलती माना था। तो ये अपने आप में विवादित एक कमीशन बना था। ठीक है, तो ये अक्टूबर 1919 की बात है जब इसको फॉर्म किया गया था। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम ही था जिसके नाम पे ये हंटर कमीशन बना है, उसका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। ये इसका अध्यक्ष था।
इसने 46 दिन में अपना रिपोर्ट जो है सबमिट कर दिया था। हु हैड गिवन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बोला जाता है व्यपगत नीति, या इसको बोल सकते हो हड़प नीति बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कार्नविलिस, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा। हड़प नीति किसके द्वारा शुरू किया गया या किसने दिया हड़प नीति का जो सिद्धांत है वो? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। ए बी सी डी लिखा नहीं है यार यहाँ पे। ए बी सी डी। चलो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बेसिकली जो लॉर्ड ऑफ डॉक्ट्रिन, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत नीति या हड़प नीति का मतलब ये है कि मान लो कोई रूलर है जो चाइल्डलेस मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी रूलर की, अगर उसका कोई बच्चा नहीं है, तब उसको जो है गोद लेने का जो रिवाज था उस टाइम में अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए या शासन को चलाने के लिए, उसको जो है उन्होंने वो कर दिया, बैन कर दिया। और उसके बदले में जो भी राजा चाइल्डलेस मरेगा उसका जितना भी एरिया है या रूलिंग एरिया है उसको हड़प लेते थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है मिला देते थे, ठीक है। तो ये 1848 का टाइम की बात है जिस टाइम में डलहौजी जो है गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही ये नीति दिया था, व्यक्तिगत नीति। जिस राजा, जो भी राजा चाइल्डलेस मरेगा उसके पूरे एरिया को वो ओवरटेक कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टेचुरी इंडियन स्टेचुटरी कमीशन 1928 was headed by इंडियन स्टेचुटरी जो वो स्टेचुटरी कमीशन जो है उसी को बोला जाता है बेसिकली साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना हो कहीं पर भी, ठीक है। साइमन गो बैक, और ये भगत सिंह के टाइम की बात है, तो इसलिए जो है आप लोग को इसको जानना पड़ेगा कि कई बार ये क्वेश्चन साइमन कमीशन ना बोल के इंडियन स्टेचुटरी कमीशन 1928 के नाम से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो फिर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो बस इस क्वेश्चन को शामिल करने का रीजन ये था कि आपको पता होना चाहिए ये साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में किसके हेड किया गया था, कौन इसका हेड था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सर जॉन साइमन जो है इसका लीडर था, हेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946? अब साइमन कमीशन की तरह एक और कमीशन आया जिसको कैबिनेट कमीशन कहा जाता है, 1946 में ये भारत आया। तो इस कमीशन में कौन कौन इसके मेंबर थे या इस कमीशन के कौन कौन मिनिस्टर मेंबर थे? पहला है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा है लॉर्ड वेवेल, तीसरा है सर पैथिक लॉरेंस, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर। तो ये जो चार लोग हैं जो है इसके, अब इसमें से कौन ऐसा है जो उस कमीशन में, कैबिनेट कमीशन का सदस्य नहीं था, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है इसका, करेक्ट आंसर है इसका बी, लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल जो है इसका मेंबर नहीं था। लॉर्ड वेवेल बेसिकली जो है एक भारत के वो थे, क्या बोलना चाहिए यार उसके, जनरल, गवर्नर जनरल थे। तो
लॉर्ड वेवेल के टाइम में वेवेल कमीशन बना था या वेवेल प्लान बना था एक, जिसमें हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो वोटिंग सिस्टम है उसके लेकर के कुछ क्लॉज उसमें किए गए थे। तो खैर यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर नाम था हालांकि इनका, ए वी अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों इसके सदस्य थे ये लोग, और लॉर्ड वेवेल जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। Each governor general introduced the policy of subsidiary alliance under which the Indian ruler agreed to British forces in his territory। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सब्सिडी अलायंस जो है उसने स्टार्ट किया था? बेसिकली सब्सिडी अलायंस क्या है? अ, एक तरह से बोलना चाहिए सहायक संधि इसको कहा जाता है हिंदी में। सहायक संधि अपने आप में एक ऐसा अलायंस था जो ब्रिटिशर्स और राजाओं के बीच में, उस टाइम में जो जमींदार होते थे उनके बीच में ये अलायंस होता था, और इसके तहत ब्रिटिशर्स के अंडर में ये पावर होता था कि वो उस राजा के एरिया में, उसके टेरिटरी में जो है अपना ब्रिटिश फोर्स को जो है वो रख सकता है, सेना को वहां पर रखा जा सकता है। अब सेना वहां पे रहेगा तो वो राजा अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि वो उसका गुलाम हो जाते थे ब्रिटिशर्स के। तो ये संधि जो है किस गवर्नर जनरल के अंडर में लाया गया? तो ऑप्शन है लॉर्ड विजली, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मायो। तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड विजली। तो लॉर्ड विजली जो है सहायक संधि सिस्टम लाया था जिसके अंडर में वो ब्रिटिश सेना को किसी भी राजा या जमींदार के टेरिटरी में, उसके क्षेत्र में ब्रिटिश फोर्स को रख सकते थे, सेना को रख सकते थे। Each of the following events did not occur in 1919। तो 1919 में ये क्या क्या चीजें हैं जो नहीं हुआ था? ये कौन सा चीज है एक जो नहीं हुआ था? एक तो जलियांवाला जो बाग ट्रेजेडी है वो, मॉन्टे मॉन्टे चेम्सफोर्ड, ये दो लोग थे, मॉन्टे और चेम्सफोर्ड, इन दोनों जो है रिफॉर्म सिस्टम लाया था। तो इसको अनाउंस किया गया था क्या इस टाइम में? ये ऑप्शन है मॉन्टे चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म सिस्टम। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, बंगाल का जो विभाजन था वो हुआ था क्या? और रोलेट एक्ट वॉज पास्ड, तो जो रोलेट एक्ट या जिसको काला कानून कहा जाता है वो पास हुआ था। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन है सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, या पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इस टाइम में नहीं हुआ था 1919 में। तो अच्छी बात यह है कि आपको यहां से 3 चीजें पता चलता है जो 1919 में हुआ था। ये मोंटे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसी टाइम लाया गया 1919 में, और रोलेट एक्ट भी इसी 1919 में पास हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ। लेकिन ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये 1905 की घटना है, ये इस टाइम में नहीं हुआ था। तो इस लिस्ट से ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है आपका करेक्ट आंसर है। In which of the following years did India come under the direct rule of British Crown? कौन से साल में जो है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गया? ये चीज मैंने अभी बताया 1857 के बाद में हुआ। तो बताओ कौन सा इसका आंसर? 1857 के क्रांति के बाद में जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया इंडिया। करेक्ट है। 1858 में, 1857 के क्रांति के पहले तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था,
और बाद में जो है कि ये जो इंडिया का पावर है या जो इंडिया जो रूल है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, कौन से टाइम में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है भारत में शुरू हुआ था? पहला है एंटी बंगाल पार्टीशन एगिटेशन, और सेकंड है द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1992, द चंपारण सत्याग्रह ग्रह ऑफ गांधी, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट। किस टाइम में जो है स्वदेशी मूवमेंट भारत में स्टार्ट हुआ? पहला इसका जो ऑप्शन है वो है एंटी बंगाल पार्टीशन एगिटेशन। तो बेसिकली जो है बंगाल का जब विभाजन हुआ उसी टाइम में जो है स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। तो वो कौन सा टाइम है? 1905। ठीक है, तो अलग अलग जगहों में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, विदेशी कपड़े जलाए गए, और ये उस टाइम में एक चीज और ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये, कि उस टाइम में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है वायसरॉय ऑफ इंडिया जो कि था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये जो है उस टाइम में इंडिया का वायसरॉय था। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है कि बताइए जब बंगाल का विभाजन हुआ तब इंडिया का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन का दोषी किसको माना जाता है, किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ये सब का आंसर लॉर्ड कर्जन है, जिसका एक तरह से बनना चाहिए कूटनीति के तहत जो है बंगाल को विभाजित किया गया और हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में ही, इसी के अगेंस्ट ये किया गया जब विरोध करना शुरू किए लोगों ने या भारतीय नेताओं ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इंडियन पर्सनालिटी वाज गिवन नाइटहुड बाय द ब्रिटिश मोनार्क बट ही रिटर्न इट आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर। ठीक है, तो कौन से वो नेता थे जिनको ब्रिटिशर्स ने जो है या ब्रिटिश राज ने जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी, और बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और अरविंदो घोष। चलो, इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने इस चीज के बारे में बहुत सुना भी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन बाद में 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ तब जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड? देखो वही क्वेश्चन है जो इसके पहले मैंने बताया था। सिंपल सी बात है कि किसमें लॉर्ड कर्जन रिलेट करते हैं, किस घटना से संबंधित है लॉर्ड कर्जन? पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेटिंग अप द डुरंट कमीशन, भूटान वॉर, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम टू बजट। तो पहला इसका ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन से रिलेटेड है कौन? लॉर्ड कर्जन। तो आंसर हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के जो आर्ट एंड कल्चर है, डांस वांस है, ये सब चीजों के बारे में, पेंटिंग्स वगैरह के बारे में उसमें से क्वेश्चन करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री का यहाँ से खत्म होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही आएगा, लेकिन ये सब कर लोगे तो इससे काफी सारी चीजें आप लोग को पता चला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।